ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हम आज स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। ठीक है, तो बेसिकली इंडियन पॉलिटी किससे बनी है, हमने क्या स्टडी करना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या स्टडी करना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब हर एक कंट्री जो है, हर एक कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है अ बुक ऑफ लॉ बाय विच एवरीथिंग इन द country or in the states over which everything in the country or the states revolves around। ठीक है, तो देश में जितना भी कुछ हो रहा है, कानून व्यवस्था जितना भी कुछ चल रहा है, वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है। ठीक है, मैं लिखवाऊँगा, ब्रीफली आपको लिखवाऊँगा इसका। ठीक है, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा हमारे पास तो फिर हम क्या कर सकते हैं, पार्लियामेंट क्या करेगी, प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा, किसी को कुछ नहीं पता। तो अगर प्राइम मिनिस्टर ने कुछ करना है, प्रेसिडेंट ने कुछ करना है, गवर्नर ने कुछ करना है, चीफ मिनिस्टर ने कुछ करना है, मिनिस्टर्स ने कुछ करना है, डीसी ने कुछ करना है, तो वो किसको देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज़ लिखी हुई है, हर चीज़, प्राइम मिनिस्टर से लेकर प्रेसिडेंट तक, और स्टेट की बात करें तो चीफ मिनिस्टर से लेकर गवर्नर तक, और एजेंसीज़ की बात करें तो सीबीआई से लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जितनी भी हमारी एजेंसीज़ हैं, टैक्स की एजेंसीज़ हैं, एक्साइज एंड कस्टम, ये वो, डीसी का क्या रोल होता है, तहसीलदार का क्या रोल होता है, ठीक है, जुडिशरी कोर्ट्स का क्या रोल होता है, लोअर कोर्ट्स का क्या रोल होता है, सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल होता है, हर चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी। इनफैक्ट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का, सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत ज़्यादा डिटेल में है। ठीक है, बाकी अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इतना डिटेल में नहीं है, वो बहुत छोटा है। और यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ अनरिटन, वो लिखा ही नहीं हुआ, अनरिटन है वो। ठीक है ना, अगर कोई क्वेश्चन में आए तो कहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, वो यूके का। ठीक है, और हमारे वाला सबसे लेंथी, सबसे ज़्यादा लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे वाला है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि हर एक बुक, कॉन्स्टिट्यूशन है तो एक बुक ही है ना, बुक ही है ना, एक बुक है जिसमें डिफरेंट पेजेस हैं, डिफरेंट चैप्टर्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिफरेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो हर एक बुक के पहले आपने देखा होगा, जिसको हम कभी पढ़ते नहीं हैं, एक होती है प्रीफेस, PREFACE होती है ना, प्रीफेस होती है। तो ये प्रीफेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। आपने कभी पढ़ी वो प्रीफेस? नहीं पढ़ी होगी ना, क्योंकि हम सीधा इंडेक्स के ऊपर आते हैं और सीधा चैप्टर्स के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन प्रीफेस को कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन प्रीफेस को भी पढ़ना चाहिए। क्यों बताओगे? क्योंकि प्रीफेस को अगर हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमें आइडिया लगेगा कि इस बुक के अंदर क्या है ना, एक आइडिया लगेगा कि ये लिखी किसने है, लिखने का मकसद क्या है, ठीक है, इसके कंटेंट्स क्या हैं और इसकी समरी क्या है। ये चार चीज़ें, ठीक है ना, लिखी किसने है, क्यों लिखी है, लिखने का मकसद क्या है और इसके कंटेंट्स क्या हैं। ये चार चीज़ें प्रीफेस में होती है, जिसको हम जनरली पढ़ते नहीं हैं, बट पढ़ना चाहिए। सिमिलरली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टार्ट होता है वो प्रीएम्बल से स्टार्ट होता है। किससे? प्रीएम्बल, PREAMBLE, प्रीएम्बल। तो बुक के आगे जो सबसे पहला पेज होता है उसको बोलते हैं प्रीफेस, लेकिन ये प्रीफेस नहीं है, ये प्रीएम्बल है।
अब आप पूछोगे हमने इसका नाम प्रियम्बल क्यों रखा, क्योंकि जितने भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो अब बना ना 1950 में, लेकिन अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन 300 साल पहले पुराना बना हुआ है, यूके का भी काफ़ी पुराना है, फ्रांस का भी पुराना है। तो हमने वहाँ पे प्रीफेस यूज़ होता है, हमने भी प्रीफेस यूज़ कर दिया। तो ये वर्ड हमने नई डिस्कवरी नहीं की, हमने उनका यूज़ कर लिया नाम, ठीक है ना। तो वो प्रियम्बल लिखते थे, हमने भी प्रियम्बल लिख दिया, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख लो। सबसे पहले द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन was the first to begin with the preamble, was the first to begin with the preamble. American Constitution was the first to begin with the preamble. ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा था जो प्रियम्बल से स्टार्ट हुआ? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। एक चीज़ आपको पता चल गई। आगे चलते हैं। N.A. पालकीवाला बंदे का नाम है क्या? N.A.P.A.L.K.I पालकी, W.A.L.A पालकीवाला। N.A. पालकीवाला आगे डैश करो। इसने प्रियम्बल को क्या बोला? N.A. पालकीवाला called the preamble as identity card of the constitution. Identity card of the constitution. ठीक है जी। तो दो पॉइंट पता चल गया आपको। आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट, our preamble is based upon objective resolution। ये देखो स्पेलिंग ऑब्जेक्टिव के, OBJECTIVE ऑब्जेक्टिव, RESOLUTION ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड बाय पंडित नेहरू। ऐसे करो, ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय, ड्राफ्टेड DRAFTED एंड मूव्ड बाय, पूरा नाम क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। and adopted by the Constituent Assembly ठीक है। इस पॉइंट में हमने क्या लिखा? इस पॉइंट में हमने ये लिखा कि हमारा जो प्रियम्बल है वो किसके ऊपर बेस्ड है? वो बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर। अब ये देखने की बात है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या थे। बेसिकली जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी ना, जब हम गुलाम थे ना अंग्रेज़ों के, तब पंडित नेहरू ने ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लिखे थे। ही वॉज अ एडवोकेट, वो वकील थे, उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लिखे थे। ठीक है। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? आप सोचते हो ना कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया मैंने, तो रेजोल्यूशन होता है कि किसी चीज़ की कसम लेना कि मैं ये चीज़ आगे लाइफ में करूँगा। ठीक है। तो पंडित नेहरू ने भी ऐसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लिखे थे
कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें लाना चाहते हैं, हमें ये चीज़ें चाहिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। उस टाइम हमारा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, जब हम गुलाम थे उस टाइम हमारा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। तो आप कहोगे हमारा देश कैसे चलता था? जो अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून थे उससे चलता था, ठीक है। लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं थे। हम कहते थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और चीज़ें होनी चाहिए, जैसे फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमें फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए थे, ठीक है ना। तो इसलिए पंडित नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, बाद में पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर भी बने, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है वो किसके ऊपर बेस्ड है, किसके ऊपर बेस्ड है, तो वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है। किसने पास किए थे? पंडित नेहरू ने। लिखे किसने थे? पंडित नेहरू ने। और पास किसने किए थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। अब ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुछ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था जिसने, आज का कॉन्स्टिट्यूशन जिसने बनाया था वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ठीक है ना। आपको पता हमारी कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था? अम्बेडकर ने, है ना। अम्बेडकर किसका मेंबर था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। अब उसका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मैं शॉर्ट में लिखूंगा CA। तो CA जो था, इसका हेड प्रेसिडेंट कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो बाद में हमारा प्रेसिडेंट बना। तो अगर कोई पूछे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आपसे कोई पूछे कि फिर कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा, तो आपने कहना है BR अम्बेडकर ने, ठीक है ना। लेकिन प्रेसिडेंट तो राजेंद्र प्रसाद था, तो फिर BR अम्बेडकर ने क्यों लिखा? इसका रीज़न ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इस पर बहुत ज़्यादा मेंबर थे, 200-250 मेंबर थे। कितने? 250 से अप्रॉक्सीमेटली इतने मेंबर थे। तो इसकी बड़ी सारी कमेटीज़ थी। इसकी क्या थी? देखो, जब किसी बड़े काम को अंजाम देना होता है ना, तो हर चीज़ को कमेटीज़ में बांट दिया जाता है। 10 लोगों की कमेटी ये, 10 लोगों की कमेटी ये, 10 की ये, 10 की, ऐसी 15-20 कमेटी बना दी जाती हैं। तो 250 बंदे हैं, सपोज़ करो, फार्मूला लगाते हैं, तो 10-10 बंदों की 25 कमेटी बन गई, तो 25 × 10 250, ठीक है ना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हमने कमेटीज़ बनाई क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है, कॉन्स्टिट्यूशन में 20 चैप्टर हैं, तो एक चैप्टर ये लिख, मतलब उसमें ये हो गया कि सलाह देंगे 10 बंदे इसकी कि क्या होना चाहिए, 10 इसकी सलाह देंगे कि क्या होना चाहिए, 10 उसकी चैप्टर में सलाह देंगे, सिटीजनशिप कैसी होनी चाहिए, फंडामेंटल राइट्स कैसे होने चाहिए, प्रेसिडेंट की पावर्स कैसी होनी चाहिए, गवर्नर की कैसी होनी चाहिए, CM की कैसी, तो सारी कमेटीज़ अलग अलग सलाह देंगी, ठीक है ना। इसलिए कमेटीज़ बनाई थी। लेकिन जो मेन कमेटी थी उसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या नाम था? DRAFTING कमेटी। तो ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसने ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन, उसका चेयरमैन था BR अम्बेडकर। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, ठीक है जी। अब हम वापस अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। किस पॉइंट पे? कि प्रीएम्बल किसके ऊपर बेस्ड है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पेश किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है ना। और अडॉप्ट किसने किए थे? अडॉप्ट किए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। अब आप कहोगे कि मैं तो कह रहा था कि जी नेहरू जब हम गुलाम थे तब उसने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लिखे थे, लेकिन अडॉप्ट तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में किए, तो बीच में जो इतने साल के वो कहाँ गए? तो पंडित नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लिखकर छोड़ दिए। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की बारी आई, जब हमें मौका मिला, तो हमने देखा कि पंडित नेहरू ने क्या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लिखे थे उस टाइम पे, तो हमने वही उठाए और उनको प्रीएम्बल बना, ठीक है। तो तभी कहा गया है द प्रीएम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू, ठीक है ना। ये बोला ना मैंने, मैं दोबारा बोलता हूँ। प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू एंड अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बस, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। एक और पॉइंट है, आवर प्रीएम्बल
हैज़ बीन अमेंडेड बाय our preamble has been amended by 42nd Constitution Amendment, 42nd Constitutional Amendment Act 1976। एक्ट का ए कैपिटल लिखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल का सी कैपिटल और अमेंडमेंट का ए कैपिटल, ठीक है ना, क्योंकि पॉलिटी में ऐसी चीज़ों के वर्ड कैपिटल होते हैं। 1976 विच एडिड 3 न्यू वर्ड्स, विच एडिड 3 न्यू वर्ड्स, कौन कौन से वर्ड्स ऐड किए? सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, सेकुलर, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी, एंड इंटेग्रिटी, INTEGRITY, ठीक है जी। तो अब हमने जो पॉइंट लिखा उसमें क्या लिखा? हमने लिखा आवर प्रीएम्बल इज अमेंडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 विच एडिड 3 न्यू वर्ड्स सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी। अब देखो इसको पहले समझ लेते हैं, फिर हम एक बार रिवाइज करेंगे इसको। अब अमेंडेड क्या 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 मतलब है? अमेंडेड का मतलब क्या है? अमेंडेड मीन्स AMENDED, अमेंडेड मीन्स टू चेंज, टू चेंज। तो हमने प्रीएम्बल लिख दिया, लेकिन वक्त के साथ साथ प्रीएम्बल में भी चेंज करनी पड़ती है ना। अब ये तो देखो आज का कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है, आपको क्या लगता है कि 2022 चल रहा है, तो क्या 2080 में भी सेम कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा? नहीं ना, थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ेगी ना। 2080 में भी चेंज करनी पड़ेगी, तो प्रीएम्बल में भी चेंज करनी पड़ेगी, है ना। तो इसलिए अमेंडेड का मतलब होता है चेंज करना। तो यहाँ पर कह रहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अब तक कितनी बारी अमेंड हो चुका है, ये सॉरी प्रीएम्बल कितनी बारी अमेंड हो चुका है? एक बार। आज तक 1950 से लेकर आज तक एक बार अमेंड हो चुका है। कब हुआ था? 1976 में। कौन सी अमेंडमेंट का नंबर? जो भी अमेंडमेंट होती है ना उसका एक नंबर होता है, तो ये अमेंडमेंट का नंबर था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी अमेंडमेंट थी, सबसे बिगेस्ट अमेंडमेंट थी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। कौन सी? 42nd। इससे बड़ी आज तक नहीं हुई। कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट लाई थी, इंदिरा गांधी ने, ठीक है। तो इस अमेंडमेंट ने चेंज क्या किया था प्रीएम्बल में? इसने 3 न्यू वर्ड्स ऐड किए थे। कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी, ठीक है ना। आप देखते हैं कि अगर क्वेश्चन आए प्रीलिम्स में ऊपर से तो कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बना? विच वॉज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड टू हैव अ प्रीएम्बल? Which was the first constitution in the world to have a preamble? हाँ, वर्ल्ड में कौन सा पहला कॉन्स्टिट्यूशन था जिसका प्रीएम्बल था? हाँ, नहीं पढ़ो, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? हाँ, वेरी गुड, USA का, ठीक है ना। हु कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एज आइडेंटिटी कार्ड? NA पालकी वाला, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन ABCD। ए मीन्स ए, मतलब इसमें ABCD में अगर चॉइस आपको दिखेगी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो आपने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लिख देना, ठीक है ना। और फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइम्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड? वंस, ट्वाइस, थ्राइस और 4 टाइम्स? वंस, वेरी गुड, ठीक है ना। एंड व्हेन? 1976। एंड विच वाज द अमेंडमेंट? 42nd अमेंडमेंट, ठीक है ना। तो 6-7 क्वेश्चन आपके यहाँ इतने पॉइंट से निकल गए, ठीक है ना। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे।
अब लिखो की वर्ड्स इन द प्रियम्बल, की वर्ड्स KEY की ये KEY वर्ड्स इन प्रियम्बल। हमारे प्रियम्बल में की वर्ड्स क्या हैं, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स कौन कौन से हैं? इम्पॉर्टेंट वर्ड्स देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक वर्ड की वैल्यू है, ठीक? ये ऐसे नहीं है कि एक वर्ड लिख लिया हो गया, यहाँ पे एक एक वर्ड की वैल्यू है। तो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स कौन कौन से हैं, ठीक है ना? तो वो है नंबर वन सोवरियन। एक सेकेंड, सबसे पहला वर्ड है सोवरियन। SOVEREIGN। तो सोवरियन का क्या मतलब है? हाँ, थोड़ा ऊंची बोलो। क्या क्या मतलब है? क्या बोल, हिंदी में बोल रहे हो? देखो, मीन्स इंडिपेंडेंस, आज़ादी। सोवरियन मतलब सोवरियन, हमारा देश किसी और देश के ऊपर डिपेंड नहीं है। संपन्नता कह रहे थे आप, है ना? तो हमारा देश किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंड नहीं है, यानी कि वी आर फ्री, वी कैन टेक अवर डिसीजंस अवर सेल्व्स। अगर सपोज करो हमें चाइना के ऊपर वार करनी है तो हमें किसी देश से पूछने की ज़रूरत नहीं है, हम अब वार खुद कर सकते हैं। अगर हमें अपने देश में जम्मू से श्रीनगर कोई रोड बनानी है तो हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आज़ाद हैं, ठीक है? तो इसको बोलते हैं सोवरियन, ठीक है ना? तो लिखो, द वर्ड सोवरियन मीन्स दैट we are an independent state. The word sovereign means that we are an independent state. अब आप बोलोगे ये स्टेट क्यों बोला? देखो, पॉलिटी में या पोल साइंस में कंट्री को ही स्टेट बोलते हैं, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि स्टेट मीन्स गवर्नमेंट, स्टेट मीन्स अथॉरिटी, स्टेट मीन्स गवर्नमेंट, ठीक है ना? तो सपोज करो जम्मू में समर वेकेशन पड़ गए स्कूल्स में, तो हम बोलेंगे स्टेट ने ऑर्डर दिया है समर वेकेशन का, स्टेट ने, यानी कि स्टेट यहाँ पर किसको बोला गया है? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भी स्टेट है। DC ऑफिस वो भी एक स्टेट है, तहसीलदार ऑफिस वो भी एक स्टेट है, सुप्रीम कोर्ट वो भी स्टेट है। स्टेट का मतलब समझे? हर एक चीज़ जो गवर्नमेंट्स के साथ जुड़ी हुई है वो स्टेट है। अब यहाँ पर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ऊपर तो बड़ा कोई नहीं है ना। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेकर सरपंच तक, सरपंच भी क्योंकि स्टेट है, क्योंकि वो भी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल है। सबसे छोटा सरपंच है, सबसे ऊंचा प्रेसिडेंट है। तो फ्रॉम प्रेसिडेंट टू सरपंच एवरीबॉडी इज अ स्टेट, यानी सरपंच इज ऑल्सो स्टेट,
प्रेसिडेंट इज़ ऑल्सो स्टेट, डीसी इज़ ऑल्सो स्टेट, और जितनी भी बॉडीज़ हैं, सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, पुलिस, सीआरपी, आर्मी, सारी स्टेट। ठीक है ना। तो स्टेट का मीन्स आपको क्लियर हो गया। क्योंकि मैं ये इसलिए आपको समझा रहा हूँ स्टेट का मीनिंग, क्योंकि ये आगे बार बार वर्ड आएगा, बार बार आएगा, है ना, इसलिए मैं पहले ही समझा रहा हूँ। ठीक है। तो सोवरियन हो गया, इंडिपेंडेंट स्टेट। आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। सेकंड वर्ड सोशलिस्ट, SOCIALIST, सोशलिस्ट। अब देखो सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट का मतलब होता है कि जहाँ पर गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए काम करे, लोगों की भलाई के लिए काम करे, वो सोशलिस्ट कंट्रीज़ होते हैं। ठीक, सिंपल। देखो सोशलिस्ट बना कहाँ से? ये आया कहाँ से वर्ड? सोशल से। सोशल से आया ना। तो सोशल मीन्स, सोशल कहाँ से आया? सोसाइटी से। सोसाइटी से आया ना। और सोसाइटी किससे आया? पीपल से, लोगों से। तो लोगों से ही देश बनता है, लोगों से ही देश बनता है। तो लोगों से बनी सोसाइटी, यानी पीपल से बनी सोसाइटी, सोसाइटी से बना सोशल, सोशल से बना सोशलिस्ट। तो देश है हमारा सोशलिस्ट। ठीक है। अब सोशलिस्ट भी दो तरह के होते हैं। सोशलिस्ट भी बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक कंप्लीट सोशलिस्ट होता है, जैसे कि रशिया है, ये कंप्लीट सोशलिस्ट कंट्री है। यहाँ पर इतना है कि आप अपनी ज़मीन भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि इसका लॉजिक ये है, क्योंकि अगर एक बंदा ज़मीन खरीदेगा तो सारे लोग ज़मीन खरीदेंगे। तो ज़मीन के ऊपर हक किसका हो गया? लोगों का। तो फिर गवर्नमेंट के पास ज़मीन रहेगी ही नहीं, थोड़ी बहुत रहेगी। यहाँ पे वो गवर्नमेंट अपनी बिल्डिंग्स बनाएगी। तो जब ज़मीन प्राइवेट लोगों की हो गई तो प्राइवेट लोग ज़्यादा अमीर नहीं हो गए गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट कम अमीर होगी। ठीक है ना। इसलिए रशिया जैसे कंट्री में ज़मीन ओन करना भी अलाउड नहीं है। वहाँ पे आप लैंड खरीद सकते हो रेंट पे। रेंट किसको दोगे? गवर्नमेंट को। यानी कि जो कंप्लीट सोशलिस्ट कंट्री होता है ना, वहाँ पर क्या होता है? सब कुछ गवर्नमेंट का है, सब कुछ गवर्नमेंट का है, कुछ भी लोगों का नहीं है। अगर लोग कोई चीज़ लेते हैं तो वो रेंट पर लेते हैं, प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती। अब जब सब कुछ गवर्नमेंट का होगा तो फिर गवर्नमेंट सब चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। क्या करेगी? डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अब एक देश में करोड़ों लोग रहते हैं तो गवर्नमेंट सब में बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेगी। जैसे माँ बच्चों के बीच में बराबर डिस्ट्रीब्यूट करती है खाना, वैसे ही गवर्नमेंट भी अपने लोगों के बीच में बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेगी। इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि अमीर और गरीब नहीं होंगे। जो कंप्लीट सोशलिस्ट कंट्रीज़ है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमीर और बहुत ज़्यादा गरीब लोग नहीं होते। लेकिन इसके ऑपोजिट जो कंट्रीज़ होते हैं ना, उसको बोलते हैं, ऑपोजिट लिखा रहा हूँ मैं, ऑपोजिट। ये तो अलग मैंने समझाया ना कि दो तरह के सोशलिस्ट है, वो दूसरा अभी सोशलिस्ट सिखाना है मैंने। लेकिन सोशलिस्ट के ऑपोजिट होता है कैपिटलिस्ट। ये है अमेरिका, यूएसए। एक होता है कंप्लीट सोशलिस्ट, एक होता है कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट होता है जहाँ पे सोशलिज्म बिल्कुल नहीं, ज़ीरो। सब कुछ लोगों का, हॉस्पिटल भी लोगों के, स्कूल भी लोगों के, सब कुछ लोगों का। तो वो अमेरिका फिट एग्जांपल है, उसके लिए परफेक्ट एग्जांपल है। यहाँ पर जितनी मर्जी प्राइवेट लैंड खरीदो, जितने मर्जी प्राइवेट घर बनाओ, जो मर्जी खरीदो, कार खरीदो, जहाज़ खरीदो, हेलीकॉप्टर खरीदो, इवन के आप वेपन्स खरीद सकते हो, वो भी अलाउड है। अब यहाँ पर क्या है? जिसके पास जितना पैसा है वो उतना खरीदेगा। यहाँ पर अमीर भी ज़्यादा हैं और जिसके पास कम पैसा है वो कम खरीदेगा, गरीब भी ज़्यादा है। तो सोशलिस्ट में क्या है? अमीर गरीब ज़्यादा, गैप नहीं है दोनों में, ना ज़्यादा गरीब है ना ज़्यादा अमीर। और कैपिटलिस्ट में क्या है? बहुत ज़्यादा अमीर भी दिखेंगे और बहुत ज़्यादा गरीब भी दिखेंगे। इतना समझ आया? अब मैंने बोला था सोशलिस्ट कंट्रीज दो तरह की है। एक तो हो गया कंप्लीट सोशलिस्ट, तो एक हो गया
पार्शियल सोशलिस्ट, PARTIAL, पार्शियल सोशलिस्ट। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कि सोशलिज्म आधा है, कि कैसा कितना है, आधा। यानी कि यहाँ पे आप ज़मीन खरीद सकते हो, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट की भी बड़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे स्कूल्स कॉलेजेस गवर्नमेंट के भी हैं, प्राइवेट के भी हैं। इसकी फिट एग्जांपल है इंडिया, पाकिस्तान। ये पार्शियल सोशलिस्ट यानी कि आधे सोशलिस्ट। कितने? आधे। तो अगर आधे सोशलिस्ट हैं तो फिर आधा जो बचा वो क्या हुआ, यानी कि हम कहते हैं कि हमारा जो कंट्री है ये आधा सोशलिस्ट कंट्री, तो बाकी का आधा क्या है? कैपिटलिस्ट। तो हमारा है आधा कैपिटलिस्ट आधा सोशलिस्ट। तो आप इसको क्या बोलते हैं? इस टर्म, इसके लिए एक टर्म है, जो कंट्री आधा सोशलिस्ट हो आधा कैपिटलिस्ट हो। देखो एक तो हो गया ना कंप्लीट सोशलिस्ट, उसको हमने बोल दिया सोशलिस्ट कंट्री। एक हो गया कंप्लीट कैपिटलिस्ट, उसको बोल दिया हमने कंप्लीट कैपिटलिस्ट। एक हो गए आधे सोशलिस्ट आधे कैपिटलिस्ट, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, MIXED, मिक्स्ड ECONOMY, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि अमीर भी हैं गरीब भी हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी भी है। अभी आप देखो यहाँ पर आपको हॉस्पिटल प्राइवेट भी दिखेंगे, आप मेदांता जैसे बढ़िया हॉस्पिटल दिखेंगे, लेकिन गवर्नमेंट वाले भी दिखेंगे, प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक भी दिखेंगे। आपको स्कूल देख लो, सेंट्रल स्कूल भी दिखेंगे, स्टेट स्कूल भी दिखेंगे, और प्राइवेट स्कूल, तगड़े तगड़े स्कूल भी प्राइवेट भी दिखेंगे। दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो हमारा इस तरह का है। अब सोशलिस्ट का मतलब यहाँ पर लिख लो आप, सोशलिस्ट टर्म का आपको पता है, ये 1976 में मैंने लिखाया पीछे कि ये वर्ड नया ऐड किया था ना, है ना। तो 1976 में 3 वर्ड ऐड किए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी। तो यानी कि हमने 1976 में ये बोला कि हमारा देश अब से लेकर, यानी कब से लेकर, 76 से लेकर सोशलिस्ट कंट्री। अब आप ये बोल सकते हो सर 76 से पहले फिर कैपिटलिस्ट होगा, जिसका उल्टा, तो ऐसा नहीं है। बेसिकली पहले भी सोशलिस्ट ही था, लेकिन सिर्फ ये हमने नाम नहीं दिया हुआ था प्रीएम्बल में। अब ये था कि नाम दे दिया था, ठीक है ना। तो पहले भी सोशलिस्ट था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर बना उसने सोशलिज्म लाया था इंडिया में। अब हमारा एक हिस्ट्री है जवाहरलाल नेहरू की, वो रशिया से बड़ी उसकी प्रॉक्सिमिटी थी, हमारे नेहरू जी की रशिया के साथ काफ़ी मित्रता थी। तो जिसके साथ मित्रता हो वहाँ का सिस्टम लाते हैं हम, है ना। तो हमने उसका सिस्टम 1947 में ही ले आए थे, लेकिन नाम हमने सोशलिस्ट ऐड किया है 1976 में, बाद में ऐड किया है, ठीक है ना। ये है। तो इसका मीनिंग लिखेंगे, द इंडियन, एक सेकेंड, तो लिखो द इंडियन सोशलिज्म, द इंडियन सोशलिज्म is a democratic socialism, is a democratic socialism। कौन सा सोशलिज्म है हमारा? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो नाम याद रख लो, क्या है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ये क्वेश्चन प्री में आ सकता है, हाईलाइट कर लेना कि इंडिया का सोशलिज्म किस टाइप का है। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है हमारा। एक और पॉइंट लिखो, इवन बिफोर 1976,
even before 1976 our constitution had socialist content, had socialist कंटेंट, CONTENT, फुल स्टॉप, ये हो गया। थर्ड वर्ड लिखते हैं सेकुलर। सेकुलर, तो सेकुलर आपको पता है कि जहाँ पर सारे धर्म के लोग इकट्ठे रहते हैं, सेकुलर। यानी कि हमारे देश का देखो, जब पाकिस्तान को आज़ादी मिली तो उसने नाम दिया देश को इस्लामिस्ट रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। हमने नहीं दिया हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया, हमने दिया सिर्फ इंडिया, हिंदुस्तान। यानी कि इससे यह पता चलता है कि हमारा देश कोई ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई, तो हमारा है सेकुलर। तो ठीक है, थर्ड वर्ड आ गया सेकुलर। लिखो, ये भी आपको पता 42nd अमेंडमेंट ने ऐड किया था, तो लिखो इट वॉज ऑल्सो एडिड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976। तो लिखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब लिख लो सेकुलर का, लिखो ऑल रिलीजन्स इन अवर कंट्री, ऑल रिलीजन्स इन अवर कंट्री have the same status and the support from the state तो सारे धर्मों का सेम स्टेटस है और सबको सेम सपोर्ट मिलती है, किससे? स्टेट से, ठीक है ना। फोर्थ वर्ड लिखते हैं डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक का मतलब होता है बाय द पीपल, पता ही आपको है ना। तो जहां पर गवर्नमेंट जो है वो चुनता कौन है? लोग। यानी कि गवर्नमेंट के जो लोग हैं, मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर है, इनको कौन चुनता है? लोग खुद चुनते हैं। तो हमारा कंट्री बन गया डेमोक्रेटिक। तो लिख लो it means that supreme power lies with the people. It means that the supreme power, SUPREME, supreme power lies with the people. चलो आगे चलते हैं। फिफ्थ वर्ड रिपब्लिक। तो रिपब्लिक को समझ लेते हैं। रिपब्लिक का एक ही मतलब है, याद रखो, कि हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। हेड ऑफ द स्टेट क्या है? इलेक्टेड है, यानी इलेक्टेड बाय द पीपल। अब हमारे यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है?
कौन होता है? प्रेसिडेंट। हमारे यहाँ पे ये चीज़ याद रखो, हमारे यहाँ पे इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट होता है कौन? प्रेसिडेंट, राइट। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर। ये याद रखो, हेड ऑफ द स्टेट होता है प्रेसिडेंट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर। ऐसा क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को कौन चलाता है? प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जहाँ जहाँ नाम आता है वो प्रेसिडेंट का आता है। कभी भी कागजी कार्रवाई में ना, रिटर्न वर्क में कभी भी प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं आता। हालांकि सारे डिसीजन प्राइम मिनिस्टर लेता है, लेकिन कभी हमें तो मौका नहीं मिलता ना जनरल पब्लिक को गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट पढ़ने का। तो जब भी कभी आपको मौका मिलेगा ना गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट पढ़ने का, तो ऑर्डर लिखा होगा ना, ऑर्डर, तो वो प्रेसिडेंट निकालता है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट। लेकिन गवर्नमेंट को कौन चला रहा है? प्राइम मिनिस्टर। तो इसलिए हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ये क्वेश्चन प्रीलिम में केएस के बहुत आता है। क्या? हु इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया? प्राइम मिनिस्टर। हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया? प्रेसिडेंट। तो रिपब्लिक की डेफिनेशन क्या है? मैंने आपको लिखाई ना, वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, लिखा ना। अब देखते हैं कि हमारा प्रेसिडेंट इलेक्टेड है कि नहीं है। इलेक्टेड है ना, लेकिन प्रेसिडेंट को वोट डालने हम नहीं गए ना कभी, तो उसको वोट कौन डालता है? देखो, मोदी को, प्राइम मिनिस्टर को हमने वोट दिया है बेशक, लेकिन प्रेसिडेंट को वोट कौन डालता है? प्रेसिडेंट को वोट डालता है एमपीज एंड एमएलएज। जो पार्लियामेंट में एमपीज बैठते हैं और जो स्टेट्स में एमएलएज बैठते हैं, वो वोट डालते हैं, तो कौन बनता है? प्रेसिडेंट बनता है। हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेसिडेंट इलेक्टेड हुआ? यस। क्यों? क्योंकि एमपीज और एमएलएज ने उसको बनाया। लेकिन इलेक्टेड क्यों कहा हमने? क्योंकि बेशक एमपीज और एमएलएज ने प्रेसिडेंट को बनाया, लेकिन एमपीज और एमएलएज को किसने बनाया? हमने। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि हमने प्रेसिडेंट को बनाया। समझे मेरी बात कि नहीं? हमने एमपीज और एमएलएज इलेक्ट किए और एमपीज और एमएलएज ने प्रेसिडेंट इलेक्ट किया। तो इसका मतलब ये हुआ हमने प्रेसिडेंट इलेक्ट किया। इसका मतलब हमारा प्रेसिडेंट इलेक्टेड है। जब हमारा हेड ऑफ, यानी कि हमारा प्रेसिडेंट इलेक्टेड है, यानी कि हमारा हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड है। तो जब हमारा हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड है, इसका मतलब हम क्या हुए? रिपब्लिक। ठीक है ना। अब बड़े सारे कंट्रीज रिपब्लिक नहीं है, जैसे यूके में जो हेड ऑफ द स्टेट है, यूके में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो है क्वीन, रानी वहाँ की, क्वीन ऑफ इंग्लैंड, क्वीन एलिजाबेथ टू, सुनते हो ना नाम। अब वो इलेक्टेड नहीं है, उनकी फैमिली हज़ारों साल से क्वीन रही है और उसका बच्चा वो क्वीन बन जाती है। ठीक है, किंग भी होता है, क्वीन भी होती है, लेकिन क्वीन ज़्यादा बोलते हैं। तो यानी कि वहाँ वो है हेड ऑफ द स्टेट वहाँ की, और वहाँ की हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर वहाँ का। लेकिन प्राइम मिनिस्टर वाला सिस्टम उनका हमारा जैसा ही है, लेकिन प्रेसिडेंट वाला सिस्टम हमारे जैसा नहीं है। इसका मतलब वहाँ की क्वीन इलेक्टेड नहीं है ना। इसका मतलब जब वो इलेक्टेड नहीं है तो यूके रिपब्लिक हुआ कि नहीं हुआ? नहीं है। इसका मतलब यूके जो है वो रिपब्लिक नहीं है। जहाँ जहाँ भी राजा रानी आपको दिखेंगे ना कंट्री में, इसका मतलब ये समझ लेना कि वो रिपब्लिक नहीं है। ठीक है ना। रिपब्लिक वो होता है जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड हो। अब अमेरिका है कि नहीं? यस, क्योंकि वहाँ पे भी प्रेसिडेंट इलेक्टेड है ना। पाकिस्तान है कि नहीं? यस, क्योंकि पाकिस्तान में भी प्रेसिडेंट मुशर्रफ वगैरह जो सारे इलेक्टेड होते थे। लेकिन हम जो है वो इलेक्टेड, हम इलेक्टेड हैं। ठीक है ना। यूके नहीं है। और जिस कंट्री में भी ये, जैसे नेपाल में भी मोनार्की चली आ रही है, राजा रानी चले, वहाँ भी वो होगा, मोनार्की होगी। अब जहाँ पर राजा या रानी हेड होते हैं स्टेट के, उसको रिपब्लिक नहीं बोलते, उसको बोलते हैं मोनार्की। क्या बोलते हैं? MONARCHY, मोनार्की। क्या बोलते हैं? मोनार्की। बस, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ आया, रिपब्लिक तक। अब हम करते हैं नेक्स्ट वर्ड, जस्टिस।
जस्टिस, JUSTICE। तो हमारे देश के अंदर जस्टिस मिलना चाहिए कि नहीं, सबको मिलना चाहिए ना। तो जस्टिस तीन तरह का होता है, तीन तरह का, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल। तीन तरह का जस्टिस होता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल। आप तीनों को समझ लेते हैं। पॉलिटिकल जस्टिस क्या हुआ? पॉलिटिकल जस्टिस हुआ कि पॉलिटिकल जस्टिस हुआ कि जब आपको वोट देने का अधिकार है और इलेक्शन में खड़े होने का भी अधिकार, सबको बराबर है। ये तो नहीं ना कि JNK वालों को कम है और पंजाब वालों को ज़्यादा है, या तमिलनाडु वालों को कम है या कर्नाटका वालों को, ऐसा तो नहीं है, सबको बराबर है ना। इसलिए ये हुआ पॉलिटिकल जस्टिस। क्या हुआ? पॉलिटिकल जस्टिस। अब सोशल जस्टिस क्या होता है? सोसाइटी के अंदर सब बराबर हैं कि नहीं है? जब फॉर्म निकलता है तो सारे फॉर्म भर सकते हैं ना। ये तो नहीं है कि ये एक बंदा पर्टिकुलर फॉर्म ही नहीं भर सकता, नहीं ना ऐसा। इवन के हैंडीकैप भी फॉर्म भर सकते हैं। इसका मतलब सोशल जस्टिस। और इकोनॉमिक जस्टिस क्या? इकोनॉमिक जस्टिस, सबको पैसे कमाने का पूरा अधिकार है, कोई भी प्रोफेशन कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, नौकरी कर सकता है, तो वो हो गया इकोनॉमिक जस्टिस। तो जब भी जस्टिस लिखोगे तो ये तीन वर्ड याद रखना, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, ठीक है। तो जिस देश में ये तीनों जस्टिस मिलते हैं, इसका मतलब वो एक मॉडर्न कंट्री है, ठीक है ना। अब कोई ऐसे देश भी हैं जैसे पाकिस्तान वगैरह, जहाँ पे वीमेन के लिए जस्टिस उतना नहीं है जितना मेन के लिए होता ना, तो इसका मतलब वहाँ पे सोशल जस्टिस नहीं है। सोसाइटी में मेन की ज़्यादा वैल्यू है वीमेन से। आपके सामने एग्जांपल मिल गई आपको, है ना। अब कुछ देश ऐसे हैं चाइना के जैसे, जहाँ पे हर एक बंदा पॉलिटिक्स में नहीं जा सकता। चाइना में डिक्टेटरशिप है, या कुछ डिक्टेटरशिप होती है ईरान, इराक जैसे, ईरान तो नहीं, इराक जैसे पहले कंट्री सद्दाम हुसैन होता था, वहाँ पे पॉलिटिकल जस्टिस नहीं था, है ना। तो कईयों में सोशल जस्टिस नहीं है, कईयों में पॉलिटिकल जस्टिस नहीं है ना। आगे चलते हैं। रिपब्लिक हो गया, जस्टिस हो गया, लिबर्टी। लिबर्टी तो आपको पता ही है कि आपको फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, तो इसका मतलब लिबर्टी लिखाने की ज़रूरत तो आपको नहीं है, खुद ही समझ जाओगे। इक्वालिटी, ये यहाँ लिख लेता हूँ। ये था 6 था जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, 7, 8, 9, ठीक है। तो इक्वालिटी में अभी आपको पता ही है कि सारा कुछ बराबर है ना, वगैरह वगैरह, इसमें भी कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेटर्निटी होता है ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी है नेक्स्ट। इक्वालिटी के बाद फ्रेटर्निटी, FRATERNITY, फ्रेटर्निटी यानी ब्रदरहुड, भाईचारा, ब्रदरहुड भाईचारा, यानी कि भाईचारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे फ्रेटर्निटी से रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं, ठीक है ना। तो ये थे कीवर्ड्स इन अवर प्रीएम्बल। कल हम इसके आगे चलेंगे और हम करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल, और उसके बाद अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रीएम्बल। 2 टॉपिक्स हम कल कंप्लीट करेंगे और कल हमारा प्रीएम्बल कंप्लीट हो जाएगा। दो लेक्चर लिए हमने, 1-1 घंटे का रोज़ करेंगे हम, ठीक है, इतना बहुत है। तो 1-1 घंटे का रोज़ लेक्चर होगा, 2 दिन में प्रीएम्बल ख़त्म, ठीक है ना। अगर 2 घंटे का लूँगा फिर 1 ही दिन में ख़त्म हो जाता प्रीएम्बल, लेकिन अभी 1-1 घंटे का ही रखेंगे, ठीक है ना। कोई डाउट है तो पूछो। हाँ, ठीक है।